नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, ये पॉलिटी की पूर्वालोकन सीरीज का चल रहा है हमारा डिस्कशन, जिसमें अब तक हमारी बात हो चुकी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, और आज का लेक्चर फोकस रहेगा महान्यायवादी पर और सीएजी पर। ठीक है, सीएजी यानी कि कैग पर। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे बीईओ वाला लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो गया था और वो एक बार फेल हो गया था, तो हो सकता है यह लेक्चर मिलने में आपको लेट हो जाए। मैं रात तक तो अपलोड कर दूँगा, लेकिन हो सकता है पब्लिक ना करूँ, प्राइवेट में ही करूँ। पब्लिक जो है इसे कल कर दूंगा, सुबह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, सीधा प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। प्रश्नोत्तर की तरफ चलने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से दबा देंगे। और एक चीज़ और है कि लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। लेक्चर्स को कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं और यहीं से आएंगे, आपको हर जगह यही चीज़ मिलेगी। चलिए यहाँ बताइए, पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। ठीक, कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए भारत का एक महान्यायवादी होता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में इसके बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है अटॉर्नी जनरल की? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपना पद धारण करता है और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यहाँ देखिए, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ऑप्शन है ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष, या डी भारत का महान्यायवादी। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का महान्यायवादी। अभी हमने देखा कि यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारित करता है। अगला बताइए कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, अन्यथा ऑप्शन ई छत्तीसगढ़ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। छत्तीसगढ़ की बात ही अलग है भाई। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आर्टिकल 76 के अंडर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यहाँ बताइए कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सीधा आंसर पर चलते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। आगे बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी बी महान्यायाधिकर्ता, सी महाअधिवक्ता, या डी महान्यायवादी, सी महान्यायवादी, या डी महाअधिवक्ता। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। अच्छा, एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो होता है ना, वह जो है अटॉर्नी जनरल को सहायता के लिए होता है। ठीक, उसकी नियुक्ति अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होती है। ठीक है, चलिए आगे बात होगी इसके बारे में यहीं पर। यहाँ बताइए कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। सीधा आंसर चलते हैं, भारत का महान्यायवादी। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन ए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, या डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और लाइक बहुत कम आ रहा है यार आप लोगों का, साथ ही साथ शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो को, थोड़ा सा निराशा हो जाती है, आप लोग समझिए इस चीज़ को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको जो है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, यानी कि भारत सरकार का प्रतिनिधि करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त होता है। किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अगला बताइए कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति के, बी भारत प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, या डी भारत सरकार के। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है या विधि सलाहकार भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नहीं है किसी का। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ऑप्शन है आपके पास ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी को जो है भारत के अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। आगे बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन 2 है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। कथन 3 है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। या कथन 4 है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। आपके सामने कूट दिया हुआ है, कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, बी पहला और तीसरा, सी दूसरा तीसरा और चौथा, और डी तीसरा और चौथा। चलिए यहाँ से बताइए, बीईओ वालों के चक्कर में थोड़ी सी थकान हो जाती है। चलिए,
तो इसका सही आंसर है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति होती है और उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश में होती है। बाकी यह दोनों कथन गलत है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तथा महाभियोग लगाने का उस पर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। आइए बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर अनुच्छेदों को लेकर के, जो कि यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, ठीक है, कंडीशन देखते चलिए, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, बोल सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। इस बारे में स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद 88 में दिया गया है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में कि संसद और साथ ही साथ उसके संयुक्त बैठक में वह बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। साथ ही साथ संसद की किसी भी समिति में भी। आगे देखिए कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आर्टिकल नंबर 76 सब क्लास 4 में यह दिया हुआ है। असल में अनुच्छेद 76 आप देखेंगे तो वह महान्यायवादी के संदर्भ में ही दिया हुआ है। तो इसी के सभी उपखंडों में बारी बारी से इसके कर्तव्यों के बारे में बात की गई। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति उसे पदच्युत भी, अर्थात उसे हटा भी सकता है। ठीक है, तो महाभियोग का सवाल ही नहीं उठता। अगला बताइए कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। ठीक, यानी कि महान्यायवादी। यहाँ बताइए कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग, सी डी चुनाव आयुक्त अथवा ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बाहरी बीपीएससी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा का। ठीक है, पीठासीन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है राज्यसभा का राष्ट्रपति। ठीक है, वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ बात की गई है संसद की। देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ई, जबकि ई गलत दिया हुआ है यहाँ पे सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ई इसलिए गलत होगा, ई इन्होंने इस संदर्भ में दिया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अटॉर्नी जनरल के संबंध में सही दिया था, लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न में देखिए स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है, भारतीय संसद की बात की जा रही है। संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, तो कौन भाग ले सकता है? लोकसभा में उपराष्ट्रपति भाग लेता है क्या? नहीं ना। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोनों ही सदनों में भाग ले सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं। सीधा बात करते हैं, अनुच्छेद 88 में दिया हुआ है इस बारे में स्पष्ट रूप से, और किसके बारे में बताया गया है? वहाँ पे भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वह किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, संयुक्त कार्रवाई में भाग ले सकता है, किसी भी संसदीय कमेटी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन वह वहाँ पर वोट नहीं दे सकता है। वोट के अलावा वह उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपनी बात कह भी सकता है, लेकिन मत नहीं देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल, सी मुख्य न्यायाधीश अथवा डी महान्यायवादी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सीधे आंसर ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, ए वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, बी उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, सी उसे संसद में मत देने का अधिकार है, अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यह कथन सर्वथा गलत है। ठीक है, और इसी के कारण यह वाला गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से कोई कथन गलत नहीं, लेकिन हालांकि आप प्रश्न में जो है जब ऐसा विकल्प आएगा तो आपको इसके साथ जाना है, लेकिन जब यह रहेगा तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं सीधा।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन ए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दूसरा लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तीसरा लोकसभा में बोल सकता है और चौथा लोकसभा में मतदान कर सकता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 3 या डी 1 और 3। चलिए सही आंसर क्या होगा, ये वाला सही है, भाग ले सकता है, लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। क्या सदन के किसी भी जगह पे वह मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, संसद की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 88। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को अथवा डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का, जो वही बोल सकता है वाली बात जो आ रही ना, क्योंकि संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है कार्यवाही में भाग लेने के बाद। तो यह किसके पास है, इन सबके पास है नहीं ना, यह जो है भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। अगला बताइए, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन है ए सरकारी अधिवक्ता, बी राष्ट्रपति का कानूनी अधिकार, सी कानूनी सलाहकार अथवा डी प्रशासनिक अधिकारी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या कार्य होता है, तो अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में इसके द्वारा सहायता की जाती है। किसके द्वारा, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। यहाँ देखिए, अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता की जाती है, ठीक है। यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अन्य विधि अधिकारी होते हैं जो अटॉर्नी जनरल के अलावा। आगे बताइए कि भारत का सॉलिसिटर होता है ए प्रशासनिक अधिकारी, बी न्यायिक अधिकारी, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार या डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायिक अधिकारी, जो कि अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। अगला बताइए कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन है ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्याय अभिकर्ता अथवा डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। कहाँ बताया गया एडवोकेट जनरल के बारे में, तो अनुच्छेद 165 सब क्लास 2 में बताया गया है कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए एक एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है और एक एडवोकेट जनरल होगा। इस बारे में कहाँ प्रावधान है, तो अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य सरकार में एक एडवोकेट जनरल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कह रहा हूँ, जिसकी नियुक्ति एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 165 एक के तहत राज्यपाल करता है। राज्यों की बात हो रही है तो राष्ट्रपति कहाँ से करेगा, राज्यपाल करता है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 165 एक के तहत, ठीक। और 165 2 में यह है कि यह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा और 165 3 यह कहता है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, ठीक है। और यह राज्य सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार भी होता है। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है महाधिवक्ता जो है यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। इसे जो है अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राज्य सरकार के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का भी अधिकार होता है, ठीक है। आगे बताइए कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। ऑप्शन है ए महाधिवक्ता, बी महान्यायवादी, सी सॉलिसिटर जनरल अथवा डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 सब क्लास 1 में राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। 165 उपखंड 2 के तहत यह कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है और 165 उपखंड 3 के तहत यह जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। कौन, महाअधिवक्ता। चलिए आगे बताइए कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। आगे बताइए, यहाँ कैग के बारे में प्रश्न है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा अथवा डी वित्त मंत्री द्वारा। चलिए कैग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 एक के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है और यह जो है राष्ट्रपति को यहाँ देखिए, यह जो है राष्ट्रपति को जो है सभी लेखाओं का विवरण देता है। अनुच्छेद 151 उपखंड 1 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखवाता है। सदन यानी दोनों सदनों के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर भी और लोकसभा के पटल पर भी
यह रखवाता है, राष्ट्रपति का दायित्व होता है। ठीक है, महालेखा नियंत्रक यानी कि कैग तो अनुच्छेद 151 के तहत अपनी रिपोर्टों को ले जाकर के, जो लेखा परीक्षण की रिपोर्ट आई वह ले जाकर के राष्ट्रपति को दे दिया। अब राष्ट्रपति उसको सदन के दोनों सदनों के पटलों पर रखवाता है। वहीं अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत वह राज्य सरकार के लेखों का भी परीक्षण करता है और संबंधित रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। समझे, 151(2) के तहत वह राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण करके उसे राज्यपाल को देता है और 151(1) के तहत वह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। अगला बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148 या डी अनुच्छेद 149। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148। यहाँ आपको बताया गया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 सब क्लास 1 के अंतर्गत की जाती है और बाद में यह अपनी रिपोर्ट लेखों का जो इसकी लेखा रिकाउंटिंग रिपोर्ट लेखा की रिपोर्ट होती है वह अनुच्छेद 151(1) के तहत राष्ट्रपति को और राज्यों संबंधी जो लेखा रिपोर्ट होती है इसको जो है अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्यपाल को देता है। आगे बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। तो कई बार बात हुई, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 151(1) के तहत। ठीक है, अगला बताइए, यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए है संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा अथवा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सीधा आंसर बताता हूं। और कई बार बात हुई कि संविधान के अनुच्छेद 148 यानी कि संविधान द्वारा कैग का पद सृजित किया गया है। ठीक है, यह एक संवैधानिक पद है कैग का। आगे बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष अथवा डी 7 वर्ष। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष तक। ठीक, अनुच्छेद 148(3) में इस बारे में बात की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते व सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है और संसद ने यह निर्धारित किया था कि कैग को जो है संसद ने किस अधिनियम के तहत, तो 1971 में आया था एक अधिनियम, उसमें अधिनियमित किया था सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी अधिनियम। यहाँ देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया था। संसद ने जो है सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का और 65 वर्ष की अधिकतम उम्र रहती। या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या तो 65 वर्ष पहले हो जाए, जिसमें से जो भी पहले हो जाए उसको जो है उस आधार पर कैग को हटा दिया जाता है और कैग की दोबारा कहीं नियुक्ति नहीं होती, यह जान लीजिए। एक बार कैग बन गया तो बन गया, बाद में वह कभी भी कैग नहीं किसी भी अन्य पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो उसकी अवधि तक ही उसका कार्यकाल रहता है। वर्तमान कैग कौन बनेंगे, जीसी मुर्मू को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ बताइए किसके स्थान पर बनेंगे, तो राजीव महर्षि के स्थान पर कैग बनेंगे। ठीक, अगला बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं अथवा डी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वह राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है लेकिन उसको पद से हटा नहीं सकता है। पद से हटाने संबंधी राष्ट्रपति कैग के प्रावधान अनुच्छेद 148(4) में दिया हुआ है और कहा हुआ है कि उसको पद से उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 124 सब क्लास 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे अभी बात करेंगे इसके, जब न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे तो समझे कि नहीं। बाकी अन्य सभी कथन सही है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वेतन भी उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान मिलता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं हेतु अयोग्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है। ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। बहुत सही। आज विद इन टाइम हम लोग 30 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए, सही आंसर है इसका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ज़्यादा प्रश्न कवर होते हैं ना इस प्रकार से, अभी बात हुई हमारी इसके बारे में। ठीक है,
148(4) में यह नहीं दिया हुआ है। 148(4) में यह दिया हुआ है कि क्या, यह दिया हुआ है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाता है। यह दिया है 148(4) में, ठीक है। उसको पद से हटाने संबंधी प्रावधान 148(4) में नहीं दिया हुआ है। अभी आगे बात करूंगा इसके बारे में। हाँ, पद से उसको उसी रीत से हटाया जाता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि, थोड़ा स्लो हो गया क्या मैं, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। ऑप्शन है ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए, जब ज़्यादा लेंदी प्रश्न आ जाए तो आपको उसको पढ़ लेना चाहिए वीडियो पॉज करके कायदे से। सही इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह जो है सिर्फ और सिर्फ लेखाओं का परीक्षण करता है, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि वित्तीय कोष पर इसका पूर्णतः नियंत्रण होता है, नियंत्रण नहीं होता, या किसी की धन प्राप्ति और धन को निकलने से संबंधित कोई भी इसका अधिकार नहीं होता है कि यहाँ भैया तुम धन जमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, निकाल रहे हो तो कितना निकाल रहे हो, इससे मतलब नहीं। यह सिर्फ जो निकल रहा है, जो खर्च हो रहा है, उनका हिसाब करता है। बाकी अन्य किसी चीज़ का हिसाब नहीं होता है, इसके पास कोई कर्तव्य नहीं होता, ठीक है। यहाँ देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसका लेखा परीक्षा करता है। आइए कुछ कार्य जानते हैं इसके। तो देखिए, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों, भारत के अंदर और बाहर, ठीक, व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वहीं दूसरा है कि वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। चौथा है कि वह भंडार गृहों का लेखा परीक्षण करता है। चौथा है कि राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षा करता है। जब राष्ट्रपति उसको ऐसा करने के लिए कहे तो वह स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षा करता है। और पांचवा है कि वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों की भी लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार का काम करता है। तो लेखा रिपोर्ट भी करता है और दूसरे वह जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और उसके निर्गमन से संबंधित नियंत्रण भी उसी के हाथ में रहता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ यह काम वित्त मंत्रालय का है। आगे बताइए, कथन वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबे कथन दे दिया है इन्होंने, 2 पेज में आ गया। तो बताइए, लोक नीति के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है, यह बताना है आपको। पहला है कि संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात घोषित करता है। कथन 2 है कि कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। कथन 3 है कि कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। और कथन 4 है कि कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानूनी उल्लंघन करने वालों पर महाभियोग लगा सके। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, 3, 4, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका, फिर से एक बार देख लीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा। चारों कथन, हाँ तो गए चारों कथन। बताइए चारों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। टिक कर लिया होगा अब तक आपने, चारों कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सही कथन केवल ऑप्शन नंबर 2 और 3 है। अभी ऊपर आपको बताया गया कि राजकोष पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता है कैग, तो यहीं से ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरी चीज़, कैग को किसी प्रकार की ऐसी न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है कि वह सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण करते समय जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर अभियोग लगा सके। यह काम कहाँ आ रहा है, यह काम यहाँ आ रहा है ना, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है।
ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, या डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। ठीक है, अनुच्छेद 151 के तहत जब यह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। अब जब वहाँ आ गई रिपोर्ट तो संसद उस पर टीका टिप्पणी करते हुए उचित कार्रवाई करती है। ठीक है, अंतिम जिम्मेदारी संसद की ही होती है। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन है ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कैग जो है यह लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। अनुच्छेद 149 में इसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत। और एक चीज़ और है कि कैग को ही जो है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और मित्र भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति अपने विचार संसद के समक्ष रखती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, अथवा डी अनुच्छेद 149। चलिए अभी भी बात हो गई कि अनुच्छेद 149 जो है यह कैग के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, आइए आगे देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अथवा डी राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलिए अब इसका आंसर क्या देंगे। देखिए इसका सही आंसर एक तो आपको बेस्ट आंसर, जैसे इसमें से सही तो कोई नहीं है, तो आप सबको पहले ही पता चल गया, क्योंकि कैग को जो है उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 124 सब क्लास 4 में दी हुई है। ठीक है, क्या है यह प्रक्रिया, अच्छा बताइए एक बार। देखिए न्यायाधीश किसी भी न्यायाधीश को सिर्फ और सिर्फ दो आधारों पर, एक तो साबित कदाचार और दूसरी असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इसकी जांच जो है, मतलब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जो समावेदन होता है वह सदन के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा, पहली चीज़ तो 2/3 सदस्यों द्वारा, और दूसरी चीज़ उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होने चाहिए और बहुमत द्वारा। ठीक, बहुमत भी होना चाहिए और उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा इसको समर्थित होना चाहिए। ठीक है, पहले मतलब कि अगर 100 सदस्य हैं तो 100 में से तो 51 का बहुमत होना चाहिए और 2/3 लोग होने चाहिए। तो 100 का 2/3 मान लीजिए कि कितना हो सकता है बताइए, 1/3 33, 2/3 77 के आसपास। तो यह बहुमत से ज़्यादा है कि नहीं, 2/3 लोगों से ज़्यादा। और इसके अलावा यह भी नहीं, यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है, जैसे कि यह सत्र चल रहा है, मान लीजिए कि मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र में यह प्रस्ताव दोनों सदनों से, मतलब राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार से कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और साथ ही साथ 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए। ठीक, 2/3 सदस्यों के समर्थन और कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रस्ताव को पारित हो जाना चाहिए राज्यसभा से। ठीक, और फिर उसी सदन में, उसी सत्र में यानी मानसून सत्र में यह लोकसभा से भी पारित हो जाना चाहिए, और फिर उसी सत्र में यानी मानसून सत्र में ही इसे राष्ट्रपति के समक्ष रखना चाहिए, और फिर उसी सत्र में यानी कि मानसून सत्र में ही राष्ट्रपति द्वारा इसको अपनी मंजूरी दे देनी चाहिए, तब जाकर के कोई न्यायाधीश हटता है। तो समझ लीजिए कितनी कठिन प्रक्रिया है, और यही सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है कैग को हटाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर विकल्प में हमारे पास अन्य साधन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर हम राष्ट्रपति ऑप्शन को चुन सकते हैं। ठीक है, एक बेस्ट विकल्प आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सारी प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, 148(1) में ही दिया हुआ है कि उसे उसके पद से केवल उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वहीं 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यहीं से हमने लिया कि राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन जो है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। और ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत भी होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए।
समझ रहे कितनी कठिन प्रक्रिया है। बताइए यहाँ पर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक का मित्र और मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन है ए प्रवर समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी प्रधानमंत्री अथवा डी लोक लेखा समिति। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया है। कैग जो है यह जो है लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक भी होता है। आगे बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखों तक सीमित रह गया। ऑप्शन ए है 1975, बी 1977, डी सी 1976 या डी 1981। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976। ठीक है, 1976 में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, तो आप उसके साथ एक गेस मार्क करके लगा सकते हैं। ठीक है, 2019 का प्रश्न है यूपीपीसीएस का, तो ध्यान देते चलिएगा। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखों तक सीमित था, तो 1976 में। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, वर्ष 1976 में कैग का कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्त अधिनियम 1971 को संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर, ठीक, केवल और केवल केंद्र सरकार के स्तर पर, ठीक है, राज्य सरकारों में अभी भी इसका काम जो है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का रहता है। ठीक, केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक कर दिया गया तथा कैग का कार्य केवल केंद्र सरकार की लेखों का लेखा परीक्षण तक ही सीमित रह गया। वहीं वर्ष 1976 में केंद्र में अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा यानी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से किया जाता है। ठीक है, और हालांकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के उपयुक्त दोनों दायित्व यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्त स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए है 1972 में, बी 1976 में, सी 1980 या डी 1987। अभी भी बात हुई 1976 में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग को अलग कर दिया गया था केंद्र में, राज्य में अभी भी यह बना हुआ है। एक सेकंड रुकिए तो इसे हटाऊं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। और कथन 2 है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। आप बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी दोनों ही कथन गलत है। देखिए, उच्च न्यायालयों की मूल अधिकारिता होती, अपीलीय अधिकारिता होती, लेकिन सलाहकारी अधिकारिता उच्च न्यायालयों की नहीं होती। सलाहकारी अधिकारिता जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है, अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। अनुच्छेद 165 सब क्लास 1 में सीधे सीधे दिया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ए राष्ट्रपति, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी संसद या डी मंत्रिपरिषद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को जो है लोक निधि या पब्लिक अकाउंट का अभिभावक कहा जाता है। ठीक है, या संरक्षक भी आप बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत कैग को जो है राज्यों की लोक निधियों के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत कैग जो है संघ एवं राज्यों है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, संघ एवं राज्यों की लोक निधियों की से सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए कि भारत के सीएजी यानी नियंत्रक लेखा परीक्षक का कार्य क्या करते हैं। ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में या डी उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। चलिए अभी बताया ना, अभिभावक या लोक वित्त का संरक्षक बोल सकते हैं इसे। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट थी कैग के बारे में, देखिए क्या कहा गया था उनके द्वारा, तो जान लीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। क्या कि कर्तव्यों में आप यह स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, यह संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट था। ठीक है, क्या था
कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी है। उसका कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च न किया जाए। चलिए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए है, वह पहले ये पढ़िए कथन कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं ए सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, बी सार्वजनिक राजस्व, सी वित्तीय प्रशासन या डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन। चलिए सही आंसर है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का निष्पादन। यह सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों के अंदर नहीं आता। सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों के अंदर क्या क्या आता है? यह आता है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वरीयता अनुक्रम का। इसमें हमको बताना रहता है कि कौन सा सबसे पद बड़ा है, कौन सा पद उससे छोटा है। ठीक है, घबराइए मत, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए अगले चैप्टर पर चलने से पहले जो मित्र हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर, और जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वह भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा देंगे, है कि नहीं? ऐसे मैंने तो हंसी मजाक के लिए किया, लेकिन अंदर से बहुत दिल सीरियस है भाई। चलिए बताइए कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला मंत्रिमंडलीय सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तीसरा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए अग्रता अनुक्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है? सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है? तो देखो भैया, सबसे ऊपर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यह लोकसभा अध्यक्ष के समान होता है। ठीक, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चौथा कहाँ शुरू है? चौथा दो शुरू है ना, ए और बी, सी और बी और सी। ठीक, अब जब मुख्य न्यायाधीश हो गया तो मुख्य न्यायाधीश के बाद कौन आएगा? संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य पहले आएगा ना, पहले मंत्रिमंडलीय सचिव आ जाएगा, पहले मंत्रिमंडल का सदस्य आएगा, तो तीसरा नंबर। ठीक, अब मंत्रिमंडल के सदस्य के बाद निर्वाचन आयुक्त जो है अध्यक्ष होता, मुख्य वो बड़ा होता है, तो निर्वाचन आयुक्त आ जाएगा, संवैधानिक अधिकारी है ना ये सब। तो फिर मंत्रिमंडल का सचिव आएगा, यानी कि 4 3 2 1। सबसे बड़ा भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडलीय सचिव। चलिए आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी चीफ ऑफ स्टाफ या लोकसभा का अध्यक्ष। बस इन्हीं 2 प्रश्नों से सब कुछ आप समझ जाएंगे। उस प्रश्न में आपने समझ लिया कि न्यायाधीश के नीचे कौन है, इस प्रश्न में आप समझ लेंगे न्यायाधीश के ऊपर कौन है। बस इतने क्रम बहुत है भाई। तो चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर महान्यायवादी भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति यह जो है अग्रता क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर आता है। आज ये बात करते हैं, देखिए और कौन कौन ऊपर रहता है। देखिए सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होता है, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में एक कंडीशन है, अपने राज्यपाल में ही वह मुख्य न्यायाधीश के ऊपर रहेगा, अन्यथा नीचे रहेगा। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर होते हैं। उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों ही समकक्ष होते हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का क्रम समान है। इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है और उसके बाद मंत्रिमंडलीय सचिव आते हैं। समझ गया? चलिए नया बताइए, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि भारतीय नयाचार या प्रोटोकॉल के अनुसार, नयाचार यानी प्रोटोकॉल होता है, ध्यान देते चलिए। प्रोटोकॉल कहीं आ जाए तो प्रोटोकॉल का हिंदी कहीं नयाचार लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है। नयाचार का मतलब होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, बताइए, हिंदी का मतलब इंग्लिश में बताना पड़ रहा है। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? ऑप्शन ए है उप प्रधानमंत्री, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी अपने राज्य में राज्यपाल या डी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अपने राज्य में राज्यपाल। यहाँ से आपने देखा है। अगला बताइए कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? ए गृह सचिव, बी रक्षा सचिव, सी मंत्रिमंडल सचिव या डी दिल्ली का उपराज्यपाल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उपराज्यपाल का नाम। मंत्रिमंडलीय सचिव जो है यह सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी होता है, ठीक, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी भी हम लोग बोलते हैं। आगे बताइए कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी भारत के रक्षा सचिव, सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव या डी भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं संसद की। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आज हमने बहुत अच्छे से किया है सब कुछ कवर, है कि नहीं? हम आप मिल करके तो कमाल मचा देंगे इस बार।
यहाँ बताइए। तो अगले चैप्टर के पहले प्रश्न पे चलने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। लाइक करते चलो मालिक। यहाँ बताइए कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु, सीधा बात 25 साल। कहाँ है 25 साल, बात हुई है ना, कहाँ पे दिया है, किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद नंबर बताइए बताइए, अनुच्छेद नंबर 84 ख में दिया हुआ है, ठीक है, 84 ख में दिया हुआ है। यहाँ देख लो कि 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अब बताइए लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी 25 वर्ष, अनुच्छेद 84 बी। अगला बताइए। तो यह थोड़ा सा लंबा प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बी, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। डी, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं, निर्वाचन आयोग क्या करेगा भाई, निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन में और नियंत्रण में मतदाताओं की सूचियां तैयार की जाती, अन्य सभी कथन सही है, ठीक है। चलिए आगे बताइए कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए कहाँ पर दिया है इस बारे में, तो इस बारे में दिया है प्रावधान अनुच्छेद 324(1) में, ठीक है। भारत की मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, अनुच्छेद 324 सब क्लास 1, ठीक है। यहाँ बताइए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बी, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। या डी, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। आईएएस 2017 का प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत के किसी नागरिक द्वारा, ठीक, निवासी नहीं नागरिक होना चाहिए, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल है दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें 2003 में संशोधन हुआ, पहले राज्यसभा में था कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए उस व्यक्ति को, लेकिन 2003 के संशोधन के माध्यम से उस राज्य शब्द को हटा दिया गया। तो अब 2003 के बाद से राज्यसभा के लिए भी कोई सदस्य कहीं से भी निर्वाचन के लिए डाल सकता है। नेक्स्ट बताइए कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ए, वैध मतों का 1/3, बी, वैध मतों का 1/4, सी, वैध मतों का 1/5 या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपकी जमानत तब जब्त हो जाएगी जब आप चुनाव लड़ेंगे, तो अगर आपको 1/6 मत नहीं मिलेंगे, ठीक है, उस निर्वाचन क्षेत्र के जितना भी मत वैध मत पड़ा, यानी वैलिड मत जो होता है, तो जितने भी वैध मत पड़े हैं कुल वैध मतों का आपको अगर 1/6 भी नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बताइए कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। ऑप्शन ए है 2031, बी 2026, सी 2021, डी 2011। सबके बारे में बात की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2026। 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब हुआ था 84वां संविधान संशोधन, यह हुआ था बताइए सॉरी 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, ठीक है। 2001 में यह संशोधन हो गया था। इसके बाद यह संशोधन किस लिए किया गया था कि 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी, ठीक है, 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी तो कब होगी 2031 में ना, तो 2026 के बाद की जब पहली जनगणना होगी उसके आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा, जो जनसंख्या ली जाती है निर्वाचन के लिए, ठीक है। आगे बताइए। यहाँ पूछा जा रहा है कि 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है ए 2010, बी 2015, सी 2021, डी 2026। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2026। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन है ए 547, बी 545, सी 552 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। बी पे क्यों लगाना हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि देखिए
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। कब हुआ था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम? बताइए, 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में इस संशोधन के माध्यम से किया क्या गया कि जो 2 आंग्ल भारतीय थे ना, एंग्लो इंडियन जो थे, उनको नॉमिनेट करना बंद कर दिया गया। मतलब पहले तो 552 थे, ठीक, 550 530 राज्यों से होते हैं, प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अधिकतम सदस्यों की बात कर रहा हूँ, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था यदि उनकी संख्या कम होती थी। ठीक है, या फिर यदि उनको उचित, क्या बोलते हैं उसे, प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता था लोकसभा में, तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था। लेकिन इसको जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से हटा दिया गया। तो अब कितना बचा? 530 प्लस 20 यानी कि 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में भी इस संबंध में प्रावधान किया गया था। किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय के रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। तो उसे भी हटा, 331 ने 333 के तहत किया गया है ना। अरे यार, 333 के तहत है कि 331 के तहत है? कन्फ्यूजन। चलिए कोई बात नहीं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कन्फ्यूजन के साथ ख़त्म करते हैं। इसे आप देखिए, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ, लाइक करते चलिएगा।